Hello, students, and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. And today we will start our chapter 2nd of class 12th history, and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. ठीक है कि इसमें पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं. अभी हम पिछले चैप्टर में हमारा ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के अंदर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा था और कैसे वहाँ के लोग किस तरह से रहा करते थे, कैसे उनका रहना सहना था, कैसे वो लोग कौन सा कल्चर फॉलो करते थे. तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर देख ली हैं. नाउ इन दिस चैप्टर हमें इतना पता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो थे वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर हो रहे थे इंडिया के, और ये सारे ही जो चेंजेस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो एट द मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद तक भी चलते रहे हैं. ऋग्वेद, जो कि हमें पता है कि ऋग्वेद जो है वो कब कंपोज्ड किया गया था, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही कंपोज किया गया था हमारा ऋग्वेद. हमें पता है ना कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, है ना. तो ऋग्वेद जो है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास में कंपोज किया गया था, और या फिर हम कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कंपोज किया गया था. एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स के अंदर हमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स भी देखने के लिए मिली है. नाउ व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के पहले अगर लोग हंटर एंड गैदरर थे तो वो लोग एक जगह पे सामान जो है वो मतलब किसी को मार दिया करते थे और वहाँ से ट्रैवल कर जाया करते थे, यानी वो लोग इधर से उधर घूमते रहते थे बस, है ना. लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपको सेटल होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, क्योंकि भाई आप जब एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको उस अपनी खेत को जो है वो देखना भी है, पानी भी देना है, सारी चीज़ें होती हैं, है ना. तो आपको सेटल होना पड़ेगा. तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले. न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड लाइक मेकिंग मेगालिथ्स. तो बहुत सारे नए मोड्स ऑफ डिस्पोजल्स हमें देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि मेगालिथ. अब मोड्स ऑफ डिस्पोजल हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि किस तरह से मेसोपोटामिया के लोग या किस तरह से हमारा मोहनजोदारो के जो लोग थे वो अपने बरियल्स को किस तरह से दफनाया करते थे, उनको बरी किया करते थे. ठीक, लेकिन यहाँ पर एक नया मोड लेकर आ गए हैं ये लोग अब जो है डिस्पोज जो करते हैं अपने डेड बॉडीज़ को, तो वो एक मेगालिथ बना करके करते हैं. ना व्हाट इज़ मेगालिथ? तो सपोज़ मान लीजिए आज भी हम लोग अगर किसी कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है जस्ट लाइक इट इज़ अ बरियल, और उसके वहाँ पे एक पत्थर सा खड़ा हुआ होता है. तो वो क्या होते हैं, मेगालिथ्स होते हैं. तो वो अभी मैं आपको आगे स्लाइड्स में इसकी फ़ोटो भी दिखा दूँगी. तो मेगालिथ के फॉर्म में ये लोग डिकम्पोज करना शुरू कर दिया इन्होंने अपने डेड्स को. बाई सी. नाउ व्हाट इज़ दिस सी डिनोट्स फॉर? ठीक है, ये सी क्या डिनोट कर रहा है? तो ये सी जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब नियर बाई. ठीक, सी इसका मतलब है नियर बाई के मतलब इसके आसपास के टाइम पे, और इसको हम पढ़ते हैं सिरका. ठीक, सिरका. बाई सी या सिरका 600 BC. BC क्या है? बिफोर कॉमन एरा. BC है हमारा बिफोर कॉमन एरा. ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज़ एंड किंगडम्स. तो बहुत सारे नए शहरों की और बहुत सारे नए किंगडम्स जो थे वो बनने शुरू हो गए थे और उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी. 600 BCE मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री. इसी टाइम पीरियड को यानी 600 BCE को हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट था इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री के अंदर.
इस टाइम पर हमारे जो 16 महाजनपदास थे उनका ग्रोथ होना शुरू हुआ था। बहुत सारे रूल्स जो थे, मतलब वहाँ पे किंग्स जो थे वो रूल कर रहे थे इनके ऊपर। सम नोन एज गनाज, और कुछ को इनमें से गना कहा जाता है, कुछ को संघ कहा जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब बिटवीन 600 BCE एंड 400 BCE तो आपको पता होगा ना कि भाई अगर ये हमारी टाइम लाइन है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर हम नेगेटिव में जाते हैं, राइट। 1 2 माइनस में 3, लेकिन हम यहाँ माइनस छोड़ दीजिए, ये देखिए पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो मतलब पहले क्या आया होगा, पहले आया होगा हमारा 1600, फिर बाद में हमारा क्या आया होगा 400। तो यही है कि मतलब 1600 से लेकर 400 BCE तक मगध जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा बन गया था। ठीक, ये क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछ सकते हैं आपसे MCQ के फॉर्म में। ठीक, तो एमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर इमर्ज किया था, बनाया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने बनाया था मौर्यन एम्पायर को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, और ये circa 321 BCE, मतलब अराउंड 321 BCE के टाइम की बात है, और इन्होंने ही फाउंड किया था इसको। ऑफ द एम्पायर एक्सटेंडेड कंट्रोल अप टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो इन्होंने, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपना जो कंट्रोल था उसको एक्सटेंड किया फर्दर अफगानिस्तान के एरिया तक और बलूचिस्तान के एरिया तक। ये सिर्फ अभी हम एक टाइमलाइन पढ़ रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ, और हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर के साथ में इसे जस्ट। ठीक, अब हिज ग्रैंडसन, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो ग्रैंडसन थे अशोका, वो बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे उस टाइम पर, क्योंकि हमने सबने कलिंग वॉर के बारे में सुना था, क्योंकि उन्होंने कलिंग वॉर के अंदर कॉन्कर्ड कर लिया था, जीत गए थे वो कलिंग वॉर को। Variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire, archaeological finds, especially sculptures, Ashoka's inscriptions, literary sources like Indica account। तो हमें इन सब के बारे में क्यों, कैसे पता चल रहा है कि उस टाइम पे ऐसा होता था, उस टाइम पे ये होता था, क्योंकि हमें मौर्यन एम्पायर के टाइम के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, जो कि स्पेशली किस फॉर्म में है, स्कल्पचर्स के फॉर्म में है। जैसे कि हम अभी अगर कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स होते हैं, उन पे मतलब नक्काशी की हुई होती है, तो उस टाइप के हमें स्कल्पचर्स देखने के लिए मिले हैं। हमें अशोकाज इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिली हुई हैं। हमें वहाँ के लिटरेरी सोर्स भी मिले हैं, जैसे कि इंडिका अकाउंट। तो लिटरेरी सोर्स मतलब जो लिखा हुआ था, तो वो भी हमें देखने के लिए मिला है। नाउ अब जो हमारा मेन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसेप एंड प्रियदासी। इन द 1830s जेम्स प्रिंसेप कौन है? ये एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिसाइफर्ड की थी हमारी ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी दो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं वो उन्होंने डिसाइफर्ड की हैं। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर्ड की थी। और ये जो दोनों ही स्क्रिप्ट्स हैं, ये बहुत पुराने जो इंस्क्रिप्शंस हैं, हमारे जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं या वहाँ के इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें हमें ये स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाती है। इन्होंने देखा कि इन इंस्क्रिप्शंस के, इन कॉइन्स के ऊपर ना एक बहुत मतलब नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, और वो क्या था, प्रियदासी। अब ये वर्ड जो है प्रियदासी, इन्होंने देखा कि यार ये तो हर कॉइन के, हर इंस्क्रिप्शन के ऊपर इन्हें देखने के लिए मिल रहा था। तो अब इन्होंने इसका मीनिंग ढूंढा, तो इन्हें इसका मतलब पता चला प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी जिसको देख करके सुकून मिले ऐसी कोई चीज़। तो इन्होंने इसका मतलब भी ढूंढ लिया।
अब इन्होंने देखा कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो थे उनको क्या कहा जाता था, रेफर टू किंग एज अशोक कहा जाता था, कि ये जो है वो अशोक जो किंग हैं उनसे रेफर्ड किए जाते थे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं, आज भी हम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो पता है आपको एक स्टोरी छोटी सी है वो सुना देती हूँ, कि जो हमारे अशोका थे, तो जब इन्होंने कलिंग वॉर किया ना, तो कलिंग वॉर के बाद ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे, और उसके बाद इन्होंने ना बुद्धिज्म अपना लिया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे ये, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था उस वॉर की वजह से, तो इन्हें बहुत बुरा लगा बाद में, तो इन्होंने फिर बुद्धिज्म अपना लिया था। तो ये बहुत फेमस रूलर हैं, अशोका जो हैं वो बुद्धिज्म टेक्स्ट के एक बहुत फेमस रूलर हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है द अर्लीस्ट स्टेट। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि उस टाइम पे हमारी यानी 1600 BCE के टाइम पर हमारी बहुत सारी क्या 16 महाजनपदास जो हैं वो फॉर्म हो रही थी, ग्रो हो रही थी उस टाइम पे। द 6th century BCE is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. तो इस 6th सेंचुरी BCE को हम डिनोट करते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग यूज़ ऑफ कॉइन आयरन, यानी आपको इन जगहों पर इस एरिया में इस टाइम पीरियड के अंदर आपको आयरन की का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। आपको कॉइनेज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिख जाएंगे, कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे उस टाइम पे, शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे उस टाइम पे, सिटीज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा था। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट मेंशन अमंग अदर things 16 states known as महाजनपदास। अब इन महाजनपदास के बारे में हमें कहाँ से पढ़ने के लिए मिलता है, तो हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है, पता चलता है इन महाजनपदास का कि ऐसे ऐसे करके 16 महाजनपदास थी हमारे यहाँ पे। तो ये हमें पता चलता है हमारे अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट के अंदर से, यानी जैना जैन टेक्स्ट के अंदर से देखने के लिए पता चलता है कि भाई अच्छा ये 16 महाजनपदास हुआ करती थी उस टाइम पे। Although the list vary, some names such as वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती, बहुत सारे नाम जो है ना इनके इन टेक्स्ट के बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि वज्जी, ये भी एक महाजनपदा के में से एक है, ये सभी एक अपने आप में महाजनपदास यानी 16 महाजनपदास का पार्ट थे ये सारे। तो ये सिटीज़ हैं वहाँ की, ये मान लीजिए। तो वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए गए हैं उन टेक्स्ट के अंदर। Clearly, these were amongst the most important महाजनपदास। तो इससे क्या पता चलता है यार, आप किसी चीज़ को बार बार क्यों यूज़ करते हो भाई, हम इंडिया 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 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो इससे पता चलता है कि ये जो महाजनपदास हैं, इन 16 महाजनपदास में से ये सारी जो ये वाली जनपदास हैं, महाजनपदास हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए इनका यूज़ ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड की गई हैं हमारे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के अंदर। वाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स, बहुत सारी तो महाजनपदास जो थी उन पे किंग्स रूल करते थे। सम नोन एज गना, कुछ को हम गना कहते थे, कुछ को हम संघ कहते थे। वर ओलिगार्कीज वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन, और कुछ ऐसी भी शहर थे या ऐसी भी महाजनपदास थी जहाँ पे पावर जो थी वो बहुत सारे नंबर ऑफ मैन्स के अंदर शेयर्ड यानी बटी हुई थी। ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज, और उनको सबको मिलाकर फिर हम राजा कहा करते थे। मान लीजिए कि एक ये शहर है हमारा, ठीक, और एक ये शहर है, इसमें तो एक ही किंग है हमारा, लेकिन इसमें जो है 2 4 4 5 लोग हैं, और ये सब मिलकर के गना या जना
ठीक है। जना जो है ये गना जो है ये बनाते हैं और और उसके बाद में फिर इनको सबको मिला करके हम किंग कह देते हैं कि अच्छा जी ये हैं किंग हमारे। ठीक, अब ये जो जैसे हमारे यहाँ पर होता है भाई, हमारे हर स्टेट के एक कैपिटल होता है ना, होता है। तो इसी तरह से हमारी जो ये महाजनपदास थी इनके भी कैपिटल सिटीज हुआ करती थी और जो के फोर्टिफाइड हुआ करती थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोर्टिफाइड? फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो मतलब आप किलाबंद, यानी आप इसको प्रोटेक्ट करके रखते थे। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी उसको ये बचा कर रखते थे, क्योंकि क्या होता था ना कि अगर कोई दूसरा किंग आकर के इन पे अटैक करता है और वो वहाँ की जो कैपिटल है उसको जीत लेता है, तो मतलब उसने वो पूरा शहर जीत लिया, महाजनपदा उसी की हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ करता था। तो महाजनपदा बेसिकली होती क्या है कि जो जहाँ गया वो वहाँ रह गया और उसने वहीं पे रहना सहना शुरू कर दिया, तो ये महाजनपदास होती थी। अब इनकी जो कैपिटल्स हैं उनको फोर्टिफाइड करने का रीज़न भी पता चल गया कि भाई ये प्रोटेक्ट करके रखते थे कि कोई दूसरा किंग आकर के इन पे हमला ना कर दे, और अगर हमला किया तो अगर कैपिटल गई तो मतलब महाजनपदा भी इनके हाथ से चली गई। From circa 6th century BCE onwards, 6th century के बाद से ब्राह्मणास became composing Sanskrit text known as the धर्म सूत्रास। तो धर्म सूत्रास के नाम से संस्कृत टेक्स्ट के अंदर ब्राह्मणास ने कंपोज करना शुरू कर दिया था हमारे धर्म सूत्रास को। और ये दीज लेड डाउन, ये वर्ड याद रख लेना, धर्म सूत्रा है ना। दीज लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज। अब ये धर्म सूत्रास के अंदर हमारे सारे रूलर्स, हमारे सोशल कैटेगरीज वगैरह आती थी, हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियाज। तो ये हमें पता है ना कि हमारे क्षत्रियास कौन होते हैं, ठीक। तो ये 16 महाजनपदास हैं और ये उनकी कैपिटल्स हैं। तो हमारी पहली जो कि महाजनपदा है वो है काम्बोज, और उसकी कैपिटल है रायपुर। गंधारा जिसकी कैपिटल है तक्षशिला। हस्तिनापुर जिसकी कैपिटल है कुरु। पंचाला जिसकी कैपिटल 2 हैं हमारी, अचित्रा और कंपिल्या। फिर कोसाला आती है, कोसाला की श्रवसी। मल्ला की कुशीनारा। वृज्जी या विजी आप कह लेते हैं, वैशाली। काशी, वाराणसी। मगध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगध अपने आप में, हम अभी आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में भी। मगध जिसकी कैपिटल कौन थी, पाटलिपुत्र। अंग, चंपा इसकी कैपिटल थी। छेदी, शुक्तिमती। अवंती, उज्जैन। असाका, पोताली। मत्स्या, विराटनगारा। शुरासेन, मथुरा। ठीक, तो ये सारी हमारी महाजनपदास हैं और ये इनके कैपिटल्स हैं। आपके एग्जाम्स में इनकी कैपिटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। Some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies। तो बहुत सारी जो स्टेट्स थी उनके पास अपनी आर्मी भी होती थी, उनके पास ब्यूरोक्रेसी भी होती थी अपनी, और वो बहुत अच्छे से उनको मेंटेन करके रखते थे कि भाई अगर कोई आता है तो फिर अटैक करने के लिए आर्मी तो होनी चाहिए और उनको संभालने के लिए ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। Other continued to depend on militia recruited more often than not from the peasantry। तो बहुत सारे जो थे वो डिपेंड करते थे मिलिटिया पे या इन सब चीज़ों पे, पीजेंट्री पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते थे लोग। फर्स्ट अमंग द 16, तो इन 16 महाजनपदास में से सबसे पहले वाली महाजनपदा जो थी वो थी मगध। बिटवीन द 6th and the 4th century BCE, मगध जो कि आज के टाइम पे कहाँ पर पड़ती है, बिहार में। हम कह सकते हैं कि बिहार वाला एरिया जो है मगध का एरिया था, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा बन गई थी इन 16 महाजनपदास के अंदर। इट वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वर स्पेशली प्रोडक्टिव। ये एक ऐसा एरिया था
बिहार के अंदर का, कि जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे उससे हो रही थी, बहुत अच्छे ग्रोथ हो रहा था एग्रीकल्चर के अंदर और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। ठीक, तो उससे क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये जो ना रिवर के पास थी, हमारा जो मगध वाला एरिया था वो रिवर के पास था, तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स जो नदी के साथ में बह कर के आती थी उससे ये उपजाऊ हो जाता था एरिया, और वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारी एग्रीकल्चर जो थी वो अच्छी हो जाया करती थी, प्रोडक्टिव हो जाया करती थी। अब इसके अलावा क्या था इम्पॉर्टेंट इसमें, कि जो हमारी दूसरे स्टेट्स थे वो तो मतलब लड़ाइयों में, लड़ाई वगैरह या वॉर वगैरह के अंदर हॉर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, लेकिन ये ऐसी महाजनपदा थी जिसने एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया अपनी लड़ाइयों के अंदर, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी। मतलब इनकी आर्मी के लिए एनिमल्स में एलिफेंट जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। could be procured from the forest spreads of the region. Ganga and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication. अभी मैंने बताया कि भाई एलुवियल सॉइल वगैरह आ रही है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिव हो रहा है हमारा एरिया, तो गंगा, कौन सी रिवर थी वहाँ पे, गंगा, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या हो रहा था, वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया था। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन हो जाया करता था वहाँ पे। भाई नदी से आप इधर उधर जा सकते थे गंगा के थ्रू, मतलब आप बोट वगैरह के थ्रू इजीली ट्रैवल कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे दूसरों के साथ में। मगध एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल। मगध ने क्या किया, अपने पावर्स और जो उसकी पॉलिसीज हैं वो इंडिविजुअल्स को एट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। रूथलेसली एम्बिशियस किंग of whom Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies। तो आज तक के मगध के जो बेस्ट ऑफ बेस्ट किंग माने जाते हैं वो माने जाते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंदा। ठीक, और इनकी हेल्प किसने की थी, इनके मिनिस्टर्स ने हेल्प की थी, तभी जाके ये इतने अच्छे किंग बन पाए थे। ठीक है, इनकी जो पॉलिसीज थी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाई थी बिकॉज ऑफ देयर मिनिस्टर्स। राजगहा द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। राजगहा क्या है, ये भी आज के टाइम पे कहाँ पे पड़ता है, राजगीर बिहार के अंदर पड़ता है, और ये प्राकृत नाम है उस जगह का। वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल राजगहा हुआ करती थी पहले, बाद में फिर उसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया टू पाटलिपुत्रा, जो कि प्रेजेंट डे आज के टाइम पे बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक, तो राजगहा से हमने पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया, और पाटलिपुत्रा जो कि आज के टाइम पे कहाँ है, पटना में है। तो बिहार, मगध, पटना, पाटलिपुत्रा। ठीक, याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है एन अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर मतलब कौन कौन से एम्पायर्स वहां पे बन रहे थे। तो सबसे पहला एम्पायर हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of the Mauryan Empire। तो इस ग्रोथ की, यानी मगध के ग्रोथ की वजह से एक बहुत अच्छा एम्पायर बनके तैयार हुआ हमारा, और वो उसका नाम था मौर्यन एम्पायर। अब इसको बनाने वाले कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसको फाउंड किया था, फाउंडर थे वो मौर्यन एम्पायर के। एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो ये हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपना जो एरिया था वो एक्सटेंड कर दिया था, एम्पायर का एरिया, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक का एरिया इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। एंड हिज ग्रैंडसन, और जो इनके ग्रैंडसन थे अशोका, उन्होंने एक बहुत फेमस जो कलिंग वॉर थी उसको जीत लिया था। और कलिंग वॉर हुई कहाँ थी, कोस्टल एरिया यानी आपके उड़ीसा के अंदर हुई थी, जो कि एक कोस्टल एरिया है, नदी के आसपास वाला एरिया है, पानी के पास वाला। तो कलिंग में इन्होंने जब जीत हासिल कर ली तो इनको बहुत बड़ा मानने लगे लोग कि भाई अशोक तो बहुत अच्छे किंग हैं, इन्होंने हरा दिया। लेकिन वो था
क्या कि अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी कि बाद में इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, अब हमारे सोर्सेस क्या हैं हमारे मौर्यन एम्पायर को पढ़ने के। तो अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर आए थे जिनका नाम था क्या, मेगास्थनीज, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंडिका। उस इंडिका से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर्स के बारे में कि वो क्या क्या थे, कैसे यूज़ करते थे चीज़ों को, किस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था, एक्सटेंड किया था एंड ऑल। अर्थशास्त्र, ये तो सभी ने सुनी होगी, चाणक्य या कौटिल्य की एक बहुत फेमस बुक है ना। चाणक्य या कौटिल्य, ये दो नाम क्यों है, क्योंकि हमें इनके रियल नेम नहीं पता कि क्या था उनका रियल नेम, तो हम या तो चाणक्य कह देते हैं या कौटिल्य कह देते हैं। कुछ जगहों पे चाणक्य यूज किया गया है वर्ड, और कुछ जगहों के ऊपर कौटिल्य का वर्ड नाम यूज किया गया है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी हमारी, द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता, और चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे। बाद में बुद्धिस्ट, जैना एंड पुरानिक लिटरेचर्स से हमें पता चला, ये भी हमने पढ़ा कि इन सब के लिटरेचर्स के अंदर हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला, इनके इंस्क्रिप्शन से पता चला। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे जो इन्होंने पत्थरों के ऊपर लिखवा कर छोड़ा था, तो उससे पता चलता है। पिलर्स, जो अशोका के पिलर्स हैं वो बहुत 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 फेमस हैं, तो उससे भी पता चलता है अशोका के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं अबाउट मौर्यन एम्पायर। ठीक। धामा, धामा आपने अशोक धाम बारे में सुना ही होगा। तो अशोका यूज्ड द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टैंड टू बी धम, which included respect towards elders, generosity towards Brahmins, and those who renounced worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religion and tradition other than one's own। तो अशोका का ऐसा मानना था, वो ऐसे प्रोक्लेम करते थे कि उन्होंने धम्म के बारे में ये समझा है कि भाई बड़ों की को इज्जत देना है, ब्राह्मण्स के लिए अपने दिल में प्यार रखना है, जो अपने स्लेव्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, काइंडली ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करना है, हर धर्म की जो है रिस्पेक्ट करनी है, उनके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी है। और इनके हिसाब से यानी अशोका के हिसाब से दिस वुड एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, और इसी मतलब इनका मानना था कि अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर चलेंगे तो हम शांति फैला सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक। स्पेशली ऑफिसर्स नोन एज धम्म महामत्ता वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। तो फिर धम्म महामत्ता नाम से इन्होंने जो ऑफिसर्स थे, मतलब जो ऑफिसर्स हुआ करते थे ना उस टाइम पे, उन्हें कहा जाता था जो धम्म को फैलाने वाले हैं, यानी मतलब धम्म मतलब एक तरह से आप धर्म मान लो कि मतलब ये फैला रहे थे इस बात को कि भाई ऐसा होना चाहिए इंसान को कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे, बड़ों को सम्मान करे, आदर करे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए लोगों के अंदर, तो वो अच्छा इंसान माना जाएगा। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए ऑफिसर्स भी, स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए जो कि वो स्प्रेड कर रहे थे धाम के मैसेज को, और उन ऑफिसर्स को हम धाम महमत्ता कहा करते थे। अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर्स कौन से थे हमारे, तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे इनके। द कैपिटल पाटलिपुत्रा एंड द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैन, तोशिला एंड स्वर्ण नगरी। तो ये सारे जो थे हमारे, ये 5 हमारे मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे इस एम्पायर के अंदर। It is likely that administrative control was strongest in area around the capital। तो मतलब मैंने आपको बताया ना, कैपिटल के आसपास का एरिया आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। भाई कोई आएगा अटैक करेगा तो हमें अपनी कैपिटल पहले बचानी है, तो उस कैपिटल के आजू बाजू का जो एरिया हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मतलब उसको बनाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे स्ट्रांग बनाया जाता था।
और प्रोविंशियल सेंटर्स को भी। These were wisely chosen as both Takshila and Ujjaini being situated on important long distance trade route। तो तक्षशिला और उज्जैनी जो है ये बहुत दूर हैं आप एक दूसरे से, तो इनका जो ट्रेड रूट है वो बहुत लंबा ट्रेड रूट है, बहुत दूर है ये एक दूसरे से। While स्वर्ण नगरी लिटरली द गोल्डन माउंटेन, स्वर्ण नगरी मतलब स्वर्ण का मतलब ही क्या हुआ गोल्डन, नगरी मतलब जगह, तो मतलब स्वर्ण माउंटेन या गोल्डन माउंटेन कह लीजिए, was possibly important for tapping the gold mines of कर्नाटका। तो इसको इम्पॉर्टेंट क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस थी, कर्नाटका वाली जो एरिया है उसको स्वर्ण नगरी वाला एरिया कहा गया, और वहाँ से गोल्ड वगैरह ये लोग माइनिंग किया करते थे गोल्ड की। Communication along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire। अभी हमने देखा कि भाई जो रिवर्स वगैरह थी उसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन अच्छे हो जाया करते थे दूसरों के साथ में, हम जो ट्रेड था वो सही से कर लिया करते थे, तो हमारे जो कम्युनिकेशन थे वो दोनों ही तरह से थे, मगध के जो लोग थे उनका, या फिर सॉरी आप कह सकते हैं हमारे मौर्यन एम्पायर का, दोनों ही साइड से लैंड और रिवर रूट दोनों ही में ये लोग अच्छे से अपना काम कर रहे थे, एग्जिस्टेंस इनकी दोनों ही जगह पे थी। मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विद 6 सब कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। मेगास्थनीज ने एक कमेटी मेंशन कर रखी है और उसके अंदर 6 सब कमिटीज भी हैं जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती हैं। In the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark as India was under colonial rule during that time। तो उस टाइम पे पता है ना हमें कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी, और ये बहुत वो वाला टाइम था कि सब स्लेव्स थे, गुलाम थे, और किस तरह से लोग बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे थे उस टाइम पे। Some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculptures, were considered a spectacular art typical of empire। तो मतलब इनकी जो आर्ट है, इनकी जो स्कल्पचर्स हैं, स्टोन्स इंस्क्रिप्शंस हैं, ये चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, आप अब भी देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेगी देखने में भी, मैं आपको आगे फ़ोटोज़ दिखा दूंगी इसका, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत हैं, और मतलब उसको देख कर के लगता नहीं है कि ये इतने साल पुरानी हो सकती हैं। Nationalist leader in the 20th century regarded Ashoka as an inspiring figure, as the inscription suggested that was most powerful and industrious, as also more humble than later ruler who adopted grandiose title। तो मतलब पहले वाले लोग ज़्यादा, अशोका ने बहुत इंस्पायर किया लोगों को इंस्क्रिप्शंस वगैरह के लिए, और बहुत पावरफुल इंडस्ट्रीज़ भी हुआ करती थी इनकी, मतलब ये जो काम किया करते थे वो बहुत हम्बल वे में किया करते थे। बाद में इन्होंने ग्रैंडॉइस का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। अब देखते हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, किंगशिप के न्यू नोशंस के बारे में। बाय circa 200 BCE, इमर्जेंस ऑफ न्यू chiefdoms and kingdoms in several parts of the subcontinent। तो 200 BCE के आसपास की बात है जब हमारे बहुत सारे नए नए किंगडम्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर बन के आ रहे थे, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास, ये तीनों जो हैं हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, तमिलकम में देखने के लिए मिल जाएंगे, नोन फ्रॉम संगम टेक्स्ट, और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, संगम टेक्स्ट से पता चलता है। Most of these states including Satavahanas and Shakas had control over long distance trade network। तो इनका जो सतवाहनास वगैरह स्टेट्स हैं, शाका सतवाहनास, इनका जो कंट्रोल था वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क के ऊपर बहुत अच्छा था। कुशानास, कुशानास यानी सिरका 1st century BCE to 1st century CE, तो 1st
सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक इन्होंने, इनका टाइम पीरियड था कुशानास का, रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक के अंदर अपना किंगडम एक्सटेंड किया था। Their history has been reconstructed from inscriptions, और इनकी हिस्ट्री को भी हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इनके इंस्क्रिप्शन से, इनके कॉइन से, इनके स्कल्पचर्स से, और जो कि एक कन्वे कर रहा है एक सेंस ऑफ नोशन ऑफ किंगडम, जो कि हमें किंगशिप के बारे में दिखा रहा है कि उस टाइम पे राजा प्रथा हुआ करती थी। हिस्ट्री ऑफ द गुप्ताज, अब गुप्ताज की हिस्ट्री कौन बताता है, तो गुप्ताज की हिस्ट्री भी हमें लिटरेचर से पता चलती है, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, और ठीक है, ये भी हमें इन्हीं सब चीज़ों से गुप्ता के बारे में पता चल जाता है, गुप्ताज के। व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स, तो अब लोग जो थे वो क्या मानते थे रूलर्स के बारे में कि भाई कैसे थे उनके रूलर्स। तो हिस्टोरियंस ने जो है ट्राई किया है इनके बारे में भी एग्जामिन करने का कि भाई इनकी जो स्टोरीज़ हैं जैसे कि जताकाज एंड पंचतंत्र, इनकी स्टोरीज से इन्होंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की है। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ करती थी उसकी स्ट्रेटजीज भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। देखिए ये है हमारा इंस्क्रिप्शन, या आप कह सकते हैं पिलर, ठीक है, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा ना बारीक बारीक सा, ये इंस्क्रिप्शंस है, मतलब खुदा हुआ है। ये स्कल्पचर्स हैं अशोका के, ठीक, ये दिख रहे हैं आप कितने कार्व्ड किया गया होगा पत्थरों को तब बना होगा, तो ये स्कल्पचर्स हैं हमारे अशोका के। एंड दिस पिक्चर इज शोइंग यू मेगालिथ, जो कि बरियल साइट थी, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। यूज ऑफ प्लग विद आयरन प्लग शेयर्स, introduction of transplantation and use of irrigation through wells, tanks, less commonly canals sorry। तो हमने क्या किया, हमने मतलब उस टाइम पे ये लोग आयरन प्लगिंग का यूज़ किया करते थे, सोचो कितने एडवांस हो गए। तो मतलब आयरन प्लग्स का यूज़ कर रहे हैं, वेल्स कुओं का यूज़ कर रहे हैं, टैंक्स का यूज़ कर रहे हैं, और लेस कॉमनली कैनल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ब्राह्मणाज, भाई ज़मीन जो थी वो रिलीजियस पर्पस के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाता था, जैसे कि ब्राह्मणाज को। टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरा और टू विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स सच एज पाटलिपुत्रा, उज्जैन, बुहार, मथुरा एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे अर्बन सेंटर्स बन करके सामने आए थे, इमर्ज हुए थे। In the towns, different types of people used to live, such as washing folk, weavers, scribes, carpenters, potters, religious teacher, merchants, kings। तो एक जगह है, अब लोग बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। आज भी हम शहर में रह रहे हैं तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कारपेंटर होगा, कोई कुछ करता होगा, है ना। तो ये ऐसे ही बहुत सारे तरह के लोग जो थे वो उस टाइम पर उन टाउन्स के अंदर रहा करते थे। आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन गिल्ड और शेरनीज, इन्होंने अपने आप को गिल्ड या शेरनीज में मतलब ये ट्रेड किया करते थे। ट्रेड बोथ इन द सब कॉन्टिनेंट एंड विद ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो ये दोनों ही यानी सब कॉन्टिनेंट्स के साथ में, और ये कौन से दोनों, ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका दोनों सब कॉन्टिनेंट्स के साथ में ये ट्रेड किया करते थे। वे वेस्ट एशिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ में भी इनका ट्रेडिंग चला करती थी। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, हमारी इंडिया स्टार्टिंग से ही स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। इवन हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे जो आए थे वो भी स्पाइसेस के वजह से आए थे कि भाई हम यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट करेंगे स्पाइसेस को। बाकी वो आगे उन्होंने क्या किया था वो तो देखा ही है, हमें पता ही है। तो इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, उस टाइम पे स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया करती थी इंडिया। हमारे फाइन पर्ल्स यानी छोटे छोटे मोती, आइवरी
यानी जो हाथी के दांत होते हैं वो, सिल्क क्लॉथ यानी सिल्क का कपड़ा, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि आज भी हमारे नीम वगैरह के प्लांट जो हैं उनको भी एक्सपोर्ट किया करते थे इंडिया से, लोग बाहर जाया करता था सामान। Exchanged were facilitated by the introduction of the coinage, पंच मार्क कॉइन मतलब इनके जो कॉइन होते थे ना उनके ऊपर कुछ ना कुछ पंच्ड हुआ होता था, कुछ ना कुछ बना हुआ होता था उन कॉइन्स के ऊपर, और वो पंच्ड हुआ होता था। मिंटेड कॉइन्स हुआ करते थे, ये सिल्वर या कॉपर के हुआ करते थे, ठीक। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गोल्ड कॉइन जो था वो किसने इशू किया था, तो वो कौन थे, कुशानाज ने इशू किया था फर्स्ट गोल्ड कॉइन। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ऑफिसर थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और उन्होंने हमारी अशोकन ब्रह्मणी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था इन 1838 के अंदर इन्होंने डिसाइफर की थी हमारी ब्रह्मिणी एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट को। लिमिटेशन ऑफ inscriptional evidence, letters are very faintly engraved, damaged or letter missing, not sure about the exact meaning of the word। अब भाई क्या हुआ, इन inscriptions के ऊपर के जो लेटर्स थे वो फेंट हो गए, जो एनग्रेव्ड की हुई चीज़ें थी वो डैमेज हो गई, बहुत सारे लेटर्स मिसिंग हैं उसके, तो हमें एग्जैक्ट मतलब नहीं पता चलता इन चीज़ों का कि क्या लिखा हुआ है ये। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी तक हमने थोड़े बहुत टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सारे टॉपिक्स। अगर कोई भी डाउट है आपको तो